हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? पिछले लेक्चर तक हम लोग वाई बस, जेड बस, फॉल्ट एनालिसिस यूजिंग जेड बस हम लोग देख चुके हैं। वाई बस में स्पार्स मैट्रिक्स कैसे होता है वाई बस ये देख चुके हैं। परसेंटेज स्पार्सिटी कैसे निकालते हैं ये देख चुके हैं हम लोग, है ना। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन भी पता करने के लिए एक फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। तो जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर लोड फ्लो एनालिसिस आपको डिटेल में देखना है तो प्रीवियस 2 लेक्चर भी आपको देखना जरूरी है ना। अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। फॉल्ट एनालिसिस यूजिंग जेड बस हम पिछले लेक्चर में किए हुए हैं ना। ये जो भी लेक्चर नंबर है इसे जस्ट -1 कर दोगे, जस्ट पिछले वाला लेक्चर, तो वो देखना। उसमें लोड फ्लो एनालिसिस या फॉल्ट एनालिसिस यूजिंग जेड बस है, ठीक है। उसमें हम ये भी बताए हुए हैं कि जेड बस का ही यूज हम लोग क्यों करते हैं फॉल्ट एनालिसिस में, वाई बस का यूज हम लोग क्यों करते हैं लोड फ्लो एनालिसिस में। तो ये सब चीज आपका कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ये ऑल्दो गेट का क्रैश कोर्स है, लेकिन यही चीज इतना जितना हम पढ़ा रहे हैं ये सफिशिएंट है आईएएस के सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी, आईएएस के लिए भी, हर किसी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, करेक्ट है। तो शायद इतना जो रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे उनको इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ बसेस पढ़ेंगे, जो कि पावर सिस्टम में जितने टाइप का बस होता है ना वो सब चीज पढ़ेंगे, और बेसिक मेथड ऑफ आइटरेशन की क्या होता है वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पावर सिस्टम में अगर देखें तो पावर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पावर सिस्टम बसेस। अभी तक जो भी आप देखे होंगे ना उसमें आपको एक चीज नोटिस करना चाहिए कि 4 क्वांटिटी हम लोग देखे अभी तक, ठीक है। पी, क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एंड डेल, है ना। इसमें से क्या होता है, दो जो क्वांटिटी है रिमेनिंग दो पे डिपेंड करता है, करेक्ट है। जैसे कि पी जो है वो डेल पे डिपेंड करता था। एक्टिव पावर इन केस ऑफ इंडक्टिव कनेक्शन हाई एंगल से लो एंगल की तरफ फ्लो होता था, करेक्ट है। तो पी डेल पे डिपेंड हो रहा था, और क्यू जो है वो वी पे डिपेंड हो रहा था। जैसे वोल्टेज कहीं पे कंट्रोल करना होता है तो हम लोग रिएक्टिव पावर इंजेक्शन करते हैं, करेक्ट है, या फिर रिएक्टिव पावर को रिमूव करते हैं, वापस लेते हैं, ठीक है। तो क्यू डिपेंड करता है वोल्टेज पे। तो मतलब दो क्वांटिटी रिमेनिंग दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो लोड फ्लो एनालिसिस का बस यही पर्पस होता है कि जो रिमेनिंग दो क्वांटिटी है वो पता करना, जो अननोन क्वांटिटी है वो पता करना। और लोड फ्लो सॉल्यूशन जब करते हैं, आइटरेटिव मेथड लगाते हैं, तो लास्ट में हम लोग को सॉल्यूशन पता चल जाता है। तो अब यहां पे बात ये आती है कि किस जैसे कौन कौन सा दो क्वांटिटी गिवन है, कौन कौन सा पता करना है। तो इसके बेसिस पे पावर सिस्टम बस को हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है वो चीज देखिए आप, ठीक है। क्या क्या होता है वो देखिए। तो सबसे पहले होता है लोड बस, ठीक है। सबसे पहले होता है लोड बस। अब देखो, कहीं लोड बस कहने का मतलब क्या, लोड मतलब क्या, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो लोड बस कहने का मतलब ये होता है कि P और Q गिवन होगा। P और Q क्वांटिटी जो एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर जो है ये गिवन होगा, और हम लोगों को पता क्या करना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ V एंड डेल हम लोगों को जो है ना पता करना है, ठीक है। अननोन है ये। तो जो भी मेथड हम लोग लगाएंगे आइटरेटिव मेथड, तो उससे हम लोगों को V और डेल पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, क्या मेथड रहेगा, डिटेल में हम लोग को डिस्कस करना है उसको, करेक्ट है। अब यहां पे देखो नेक्स्ट चीज यहां पे देखते हैं हम लोग। लोड बस में बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। जैसे देखो क्या है, जैसे आप सपोज करो, जस्ट आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, सपोज करो आपके घर का लोड है, करेक्ट है। आपके घर पे जो डिमांड होगा एक्टिव पावर का, रिएक्टिव पावर का, वो गिवन होगा। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो बस है, जो आपके घर का जो टर्मिनल होगा, वहां पे कितना वोल्टेज और एंगल सेट करना है, ये चीज हम लोग को पता करना है बाय यूजिंग लोड फ्लो एनालिसिस। जैसे कि सपोज करो ये कोई बस है, ठीक है। अब इस बस का डिमांड सपोज करो PI है और QI है। तो अब इस बस पे PI और QI भेजने के लिए हम लोगों को कितना वोल्टेज है ना, मैग्नीट्यूड और कितना एंगल यहां पे सेट करना है, वो चीज हम लोग को पता करना है बाय यूजिंग लोड फ्लो एनालिसिस, ठीक है। तो लोड बस कहने का मतलब P और Q गिवन होता है, और रिमेनिंग क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ऑफ V एंड डेल आपको पता करना है ना। तो लोड बस क्लियर है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, इतना है कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना। सेकेंड है जनरेटर बस। जनरेटर बस,
जनरेटर बस, या आप इसको पीवी बस भी बोल सकते हैं, है ना, जनरेटर बस, या आप इसको पीवी बस भी बोल सकते हैं। देखो क्या होता है जनरेटर बस, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट ही रखने की कोशिश करेंगे। देखो जनरेटर बस क्या होता है ना, वैसा बस जिसपे पी और वी गिवन हो, है कि नहीं। अगर आप जनरेटर का कहीं पे देखेंगे रेटिंग तो कैसे रहता है, 200 मेगावाट जनरेटर हैज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 11 किलोवोल्ट, इस टाइप का कुछ रहता है ना क्वेश्चन में। तो मतलब जनरेटर बस पे P और V गिवन होना चाहिए, ठीक है। जनरेटर बस पे जो है ना P और मैग्नीट्यूड ऑफ V गिवन होना चाहिए, और रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग क्या है हमारे पास, Q और डेल। Q और डेल हम लोगों को ये पता करना है, ये अननोन है, Q और डेल हम लोगों को पता करना है। अब यहां पे ये बात आती है कि ये चलो ये तो चीज ठीक है, इसमें एक एडिशनल चीज भी आपको समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसमें नॉर्मली लोगों को लगता है कि बस P और V गिवन होता है, ऐसा नहीं है। P और V तो गिवन है ही, फिर इसके साथ साथ क्या रहता है, इसके साथ साथ रहता है, इसके साथ रहता है limits of Q is also given, limits of Q is also given। कहने का मतलब Q जो होना चाहिए इस बस पे, Q एक सर्टेन लिमिट के अंदर रहना चाहिए, रिएक्टिव पावर जो है सर्टेन लिमिट के अंदर रहना चाहिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। लिमिट मैक्सिमम, यहां पे मैक्सिमम होना चाहिए ना, यहां पे मैक्स, Q जो है ना मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। देखो ऐसा क्यों होता है, आपके मन में आएगा कि ये ऐसा क्यों होता है, क्यों सर्टेन रीजन मतलब रेंज के बीच में क्यों है, तो इसका मतलब हम आपको समझाते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो अगर Q जो है, सपोज करिए इफ Q इज ग्रेटर देन Q मैक्सिमम, अगर Q ग्रेटर देन Q मैक्सिमम है तो इसका मतलब आपको पता है कि Q रिएक्टिव पावर जो होता है Q ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब V विल बी ग्रेटर देन V रेटेड होगा, है कि नहीं। तो V जो उस बस पे आ जाएगा ग्रेटर देन V रेटेड आ जाएगा, ठीक है। और जब ग्रेटर देन V रेटेड आएगा तो देखो V यहां पे PV बस पे V तो गिवन था, तो पहले ही जितना वोल्टेज था उसी के अकॉर्डिंग इंसुलेशन होगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे वोल्टेज रेटेड से भी ज्यादा हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, इंसुलेशन मेल्ट हो सकता है, इंसुलेशन फेल हो सकता है, ठीक है। तो इंसुलेशन इस केस में क्या हो सकता है, इंसुलेशन फेल हो सकता है। आपको ये याद रहना चाहिए कि इंसुलेशन जो होता है ना वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंसुलेशन में फेल करेक्ट है। अगर Q ग्रेटर देन Q मैक्सिमम होगा तो, अगर Q लेस देन Q मिनिमम रहेगा तो अब उस केस में क्या होगा, तो जब Q लेस देन Q मिनिमम रहेगा, इफ Q इज लेस देन Q मिनिमम, इस केस में क्या रहेगा, तो इस केस में ऐसा रहेगा ना कि V लेस देन V मिनिमम रेटेड होगा, है कि नहीं। तो फिर गिवन पावर को भेजने के लिए, पावर आपको पता है √3 इंटू V इंटू I इंटू कॉस थीटा होता है। तो जब V बहुत कम रहेगा, V कम हो जाएगा यहाँ पे, जब V कम हो जाएगा यहाँ पे, तो गिवन पावर को भेजने के लिए I तो फिर बहुत ज्यादा रहेगा ना, गिवन पावर को भेजने के लिए I तो फिर बहुत ज्यादा रहेगा। तो जब I बहुत ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब जो है ना I स्क्वायर R बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब कहने का ये है कि I स्क्वायर R इंटू किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड में I स्क्वायर R इंटू T बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो वो जो बस है ना बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा तो इसका मतलब वो मेल्ट हो सकता है ना, ठीक है। तो इस केस में भी इंसुलेशन में मेल्ट, इस केस में भी इंसुलेशन में मेल्ट, इस केस में भी इंसुलेशन मेल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए Q जो रहेगा, Q जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो हम लोग को पता करना है एट जनरेटर बस बिटवीन द टू लिमिट्स Q मिनिमम टू Q मैक्सिमम, ठीक है। तो इसलिए Q का एक लिमिट में रहना बहुत जरूरी है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। Q का एक लिमिट में रहना बहुत जरूरी है। अब यहां पे बात ये आती है ना कि जब Q का एक लिमिट में रहना जरूरी है, ठीक है, लेकिन आप कैलकुलेट किए लोड फ्लो एनालिसिस से, सपोज करो Q कैलकुलेट करना है, क्योंकि पीवी बस पे तो आपको Q कैलकुलेट ही करना है ना, पीवी बस पे आपको Q तो अननोन, Q और डेल अननोन है तो Q तो कैलकुलेट ही करना है। तो अब सपोज करो जो Q कैलकुलेटेड है, सपोज करो
कि इफ Q कैलकुलेटेड ग्रेटर देन Q मैक्सिमम आ गया तो अब इस केस में क्या करेंगे? जब Q कैलकुलेटेड ग्रेटर देन Q मैक्सिमम आ गया तो अब इस केस में Q कैलकुलेटेड इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग? Q मैक्सिमम ही रखेंगे। जो कैलकुलेशन के बाद आया वो ना रख के जो मैक्सिमम लिमिट था उतना ही रखेंगे हम लोग Q मैक्सिमम। याद रखना ये चीज, ठीक है। सिमिलरली इफ Q कैलकुलेटेड, अगर आप सपोज करो Q कैलकुलेटेड लेस देन Q मिनिमम आ गया तो अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग? तो अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग? तो इस केस में जो Q कैलकुलेटेड होगा इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? Q मिनिमम करेंगे, है ना। समझ में आ गया ये? तो अब याद रखना ये सब काम आएगा बाद में, जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, आईएएस का सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन करोगे ना, तो उन सब में इन सब चीज का एप्लीकेशन होता है। गेट में भी पूछा जा सकता है एक आध नंबर में, याद रखिएगा ये चीज, किसी भी एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। अब यहां पे अगर आप ये देखेंगे तो इन दोनों केस में जब ये लिमिट जो है ना वायलेट हो रहा है, ठीक है, इस लिमिट जो हमारा जो सर्टेन लिमिट था उससे बाहर Q कैलकुलेटेड उसके बाहर आ रहा है, इसका मतलब Q कैलकुलेटेड जो गिवन है वही ले रहे हैं ना हम लोग। जो Q कैलकुलेटेड गिवन है, Q मैक्सिमम भी तो गिवन है ना, Q मिनिमम भी तो गिवन है ना। तो अब इस केस में क्या है कि यहां पे Q भी पता चल गया, तो P पहले से पता था हमको, Q भी यहां पे पता चल ही गया। जब लिमिट से बाहर Q कैलकुलेटेड आ रहा है तो जो गिवन है ना Q मैक्सिमम Q मिनिमम वही ले रहे हैं, तो इसका मतलब Q भी पता ही हमको। तो जब P और Q पता चल गया तो अब इसका मतलब ये जो बस होगा, नाउ दिस बस विल एक्ट एज ए लोड बस। समझ गया ये चीज? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस केस में क्या होगा? नाउ दिस बस विल एक्ट एज ए लोड बस। दिस बस विल एक्ट एज ए लोड बस। करेक्ट है ये चीज? समझ गया? ये सिंपल सी बात है। मतलब हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जब Q कैलकुलेटेड उस लिमिट से बाहर चला जाए, ठीक है, तो अगर ज्यादा आ जाए तो मैक्सिमम के बराबर ले लेंगे और बहुत कम आ जाए तो मिनिमम के बराबर ले लेंगे, है ना। और क्योंकि Q मैक्सिमम और Q मिनिमम गिवन होता है तो P पहले से गिवन था, Q फिर गिवन आ गया, तो P और Q गिवन है, तो इसका मतलब ये बस जो है ना अब कैसा बिहेव करेगा? तो लोड बस जैसा बिहेव करेगा। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इतना समझ गए? अब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट बस, बहुत इंपॉर्टेंट बस। इसको आप याद रखना, जनरेटर बस का और भी नाम होता है, बहुत सारा नाम होता है, वो चीज देखेंगे हम लोग, है ना। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट एक बस होता है स्लैक बस, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिफरेंस बस, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्विंग बस। क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन में लॉस स्विंग होता है ना, पावर का स्विंग, क्योंकि स्लैक बस ही उस स्विंग को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्विंग बस। क्या होता है नहीं समझ में आया होगा डेफिनेशन, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्लैक बस और स्विंग बस अब हम लोग देखते हैं। स्लैक बस या इसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस बस, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्विंग बस। इसी को बोलते हैं हम लोग स्विंग बस, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्विंग बस, ठीक है। तो ये हम लोग को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो अब यहां पे समझना अच्छे से, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास 3 बस पावर सिस्टम है, हर जगह जनरेटर लगा हुआ है, यहां पे भी जनरेटर है ना, यहां पे भी जनरेटर है और यहां पे भी जनरेटर है, 3 जनरेटर। और हर जगह आप ये भी इमेजिन करो कि हर जगह लोड भी है, यहां पे भी लोड है। एक काम करते हैं, आप ऐसा देखो, पहले तो ये तीनों आपस में क्या होगा? कनेक्टेड होगा। आपको पता है पूरा इंडिया का जो पावर सिस्टम है ना, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। बहुत पहले ऐसा था कि वेस्ट बंगाल का जो था ना वो सेपरेट था, मतलब लग्जरी थी उनके पास कि वो सेपरेट कर भी सकते थे, ऐसा था, ठीक है। लेकिन फिर थोड़े दिन पहले, हमको एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, पूरे को कनेक्ट कर दिया गया। ऐसा ही इसीलिए तो हुआ था ना कि आगरा में 2013 या 14 में या 12 में शायद एक ग्रिड फेल हुआ था, तो पूरे इंडिया का जो है ना वो असर पड़ा था हर जगह, ठीक है। तो कनेक्टेड होता है पूरा इंडिया का पावर सिस्टम, इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। तो देखो आप सपोज करो इस टाइप का सिस्टम है हमारे पास, ये पहला बस है, ये दूसरा बस है, ये तीसरा बस है। फिर उसके बाद आप ये नोटिस करो कि लोड तो होगा ही ना, तो यहां पे कुछ लोड है, यहां पे कुछ लोड है। सपोज करो 10 मेगावाट का यहां पे लोड है, फिर 20 मेगावाट का यहां पे लोड है कि नहीं। तो अब क्या होगा कि इन तीनों जनरेटर को मिलके इस लोड को तो सप्लाई करना है ही, प्लस इस लॉस को भी सप्लाई करना है। सपोज करो ये सब जो है ना ये लॉस है, PL = 2 मेगावाट,
फिर यहाँ पे PL इक्वल टू 1 मेगावाट सपोज करो, और PL इज इक्वल टू सपोज करो 2 मेगावाट यहाँ पे भी है। तो अब ऐसा होगा कि इन तीनों को ऐसा करके तीनों को जो है ना मिलके ये जनरेटेड पावर प्लस लॉस पावर भेजना होगा, है ना। अब यहां पे बात ये आती है, अब यहां पे बात ये आती है कि जैसे ये देखो, ये जो लोड है इस जनरेटर के सबसे नजदीक है कि नहीं। सिमिलरली ये लोड इस जनरेटर के सबसे नजदीक है, ठीक है। तो ये क्या चाहेगा, आइडियली ये चाहेगा ना कि भाई पूरा का पूरा पावर हम इसको भेज दें, पूरा का पूरा पावर हम इसको भेज दें, ठीक है, ऐसा चाहेगा। क्योंकि लाइन्स के थ्रू तो आना नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा लाइन वैन तो है नहीं, तो जिससे लॉस ज्यादा हो। अब यहां पे क्या आती है ना बात, अब यहां पे ये बात आती है कि ये दोनों मिलके हम एकदम जस्ट केस स्टडी बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब ऐसा मान लो, जस्ट आप ऐसा सपोज करो कि ये दोनों मिलके ये पावर को सप्लाई कर दे रहा है, ठीक है। तो अब ये जो लॉस है, इस लॉस को सप्लाई कौन करेगा, ठीक है। ये जो लॉस है, इस लॉस को कौन सप्लाई करेगा। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि अगर आप सोचो, ऐसे सोचो कि ये 3 जनरेटर है और हम किसी एक को स्पेसिफाई ना करें कि हाँ आपको लॉस को ये सप्लाई करना है, ठीक है। 3 जनरेटर है, किसी एक को स्पेसिफाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आपस में तीनों तो आपस में लड़ने लगेंगे ना कि नहीं तुम सप्लाई करो लॉस को तो तुम सप्लाई करो, लॉस को तो तुम सप्लाई करो, ऐसा होगा, पहली बात। दूसरी बात ये आएगी कि अगर लॉस को भी सप्लाई करना है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल पावर ही तो है ना, डिमांड ही तो है ना। लॉस को भी अगर सप्लाई करना तो ऑब्वियसली मैकेनिकल इनपुट भी बढ़ाना होगा। फिर तो जब मैकेनिकल इनपुट बढ़ाना होगा दोनों जनरेटर पे, अगर मान लो कोई स्पेसिफाई नहीं है तो इसका मतलब तीनों जनरेटर में हम लोगों को बल्क में बैकअप के लिए, मैकेनिकल इनपुट के लिए कोल, अगर थर्मल पावर स्टेशन है तो कोल वोल रखना पड़ेगा, कोयला रखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये चीज सब प्रॉब्लम ना आए कि भाई लॉस को कौन सप्लाई करेगा, है ना। आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, मारपीट हो रही है कि नहीं हम नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या किया जाता है कि एक जो जनरेटर का यूनिट है, जो जनरली वो लार्जेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट, तो एक जनरेटर यूनिट को क्या किया जाता है, वो स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि भाई आप लॉस को सप्लाई करिएगा, ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं स्लैक बस, ठीक है। तो ये जो है अगर ये लॉस को सप्लाई कर रहा है तो दिस विल बी इक्वल, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्लैक बस, ठीक है, स्लैक बस। तो स्लैक बस मतलब ये हुआ, आपको समझ के रखना है। क्या लिखेंगे आप इसमें, अगर आपको नोट कर रहे होंगे आप लोग तो ये लिखना कि एज लॉसेस इन द सिस्टम, लॉसेस इन द ट्रांसमिशन लाइन इज नॉट स्पेसिफाइड, लॉसेस इन द ट्रांसमिशन लाइन इज नॉट स्पेसिफाइड, हेंस वन जनरेटर यूनिट मस्ट बी असाइन्ड टू सप्लाई दिस लॉस, ठीक है। एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड स्लैक बस, ठीक है, दिस यूनिट इज कॉल्ड स्लैक बस, याद रखना इस चीज को। अब ऐसा है कि स्लैक बस पे जो है ना, स्लैक बस पे क्या क्या गिवन होता है। स्लैक बस पे अगर आप देखेंगे तो V और डेल गिवन होता है, V और डेल गिवन होता है। जनरली अगर देखेंगे तो 1 एंगल 0 डिग्री PU हम लोग लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल। 1 एंगल 0 डिग्री है ना, तो इसको फ्लैट स्टार्ट आप बोल सकते हो, है ना। 1 एंगल 0 डिग्री अगर इनिशियल है, अगर इनिशियली 1 एंगल 0 डिग्री वोल्ट है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट स्टार्ट, फ्लैट स्टार्ट, है ना। तो स्लैक बस मतलब जो लॉस को होगा, जो सेंड करेगा। तो अब यहां पे तो V और डेल तो पता चल गया, लेकिन P और Q हम लोगों को निकालना पड़ेगा, जो कि लॉस होगा, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं ना। ये अननोन है, ये अननोन है ना। तो स्लैक बस पे P और Q क्या होता है, अननोन होता है, याद रखिएगा। अब देखो स्लैक बस को स्विंग बस हम लोग क्यों बोलते हैं, ये भी रीजन समझना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इंटरव्यू समय ये सब चीज पूछता है। स्लैक बस को हम लोग स्विंग बस क्यों बोलते हैं, तो इसका रीजन ये होता है ना कि अगर जैसे देखो, अगर लॉस 2 मेगावाट है तो भी ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। लॉस अगर 2 मेगावाट है, 2 मेगावाट है तो भी ये सप्लाई कर रहा है। अगर 4 मेगावाट होता तो भी ये स्लैक बस सप्लाई करता, 6 मेगावाट होता तो भी ये सप्लाई करता। करेक्ट है मेरी बात, कहने का मतलब क्योंकि ये लॉस कांस्टेंट नहीं है, तो जो ये स्विंग हो रहा है पावर का, पहले 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे करके जो स्विंग हो रहा है, तो इस स्विंग को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, बस यही तो एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो लॉस चेंज हो रहा है ये तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो क्योंकि स्लैक बस एब्जॉर्ब पावर स्विंग
in transmission line, power swing in transmission line, slack bus is also known as a swing bus, known as a swing bus, ठीक है, known as a swing bus। अब यहां पे चलो इसका एक एग्जांपल देखो आप, है ना, स्लैक बस में एक चीज और भी समझो। सपोज करो 2 इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है ना, इमेजिन करना, जो हम बता रहे हैं इमेजिन करना, है ना, ऐसे इमेजिन करो, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यह तो समझ में आ गया ना, स्लैक बस में V और डेल गिवन होगा, P और Q हम लोगों को पता करना है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज इमेजिन करो कि 2 पावर सिस्टम इंटरकनेक्टेड है ना, 2 पावर सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, ऐसा ये 2 पावर सिस्टम है, ये इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम ऐसे करके, एक ये है और एक सपोज करो ऐसे, 2 इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है, ऐसे इमेजिन करना, ठीक है। अब अगर सारे का ट्रांसमिशन लॉस कांस्टेंट हो, गिवन हो, है ना, कि भाई सारे का ट्रांसमिशन लॉस इतना ही है, गिवन है, तो इसका मतलब दोनों में से किसी एक में आप एक स्लैक बस आप कर लो, सफिशिएंट है। देखो एक चीज बता रहे हैं हम आपको, किसी भी पावर सिस्टम में कोई भी नेटवर्क रहे, उसमें एक स्लैक बस रहना अर्जेंट है, जरूरी है, ठीक है, एक स्लैक बस रहना जरूरी है, याद रखना। और जनरली जो स्लैक बस होता है ना, वो सेंटर में रखा जाता है, जो जैसे सिटी है तो सिटी का जहां से ज्यादा सारा कनेक्शन नजदीक रहे वहां पे रखा जाता है, ठीक है। स्लैक बस को जनरली जो जनरेटिंग यूनिट है ना, जो कि स्लैक बस होगा, उसको जनरली कोशिश किया जाता है कि सेंटर में रखा रहे, है ना। तो अब हर पावर सिस्टम में एक स्लैक बस तो रहना जरूरी है। अब अगर मान लो यहां पे 2 इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है, ठीक है, 2 इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है, सारे का लॉस मेंशन्ड है, सारे का लॉस गिवन है, तो इसका मतलब हम कोई एक स्लैक बस कर लें असाइन, तो वो सफिशिएंट है कि नहीं, क्योंकि लॉस तो कांस्टेंट है भाई, वही भेज देगा, एक ही भेज देगा सारे को, है ना। लेकिन अगर मान लो ट्रांसमिशन डाटा सबका मिसिंग है ना, दोनों का अलग अलग चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दोनों स्लैक बस, 2 जगह स्लैक बस हमको मेंशन करना पड़ेगा, एक यहां पे एक यहां पे, समझ रहे हो मेरी बात। क्योंकि अगर मान लो इसमें ट्रांसमिशन पहले 2 मेगावाट था, यहां पे पहले 2 मेगावाट लॉस था और फिर 4 मेगावाट हो गया, तो उस एक्स्ट्रा 2 मेगावाट को भेजने के लिए यहां से फिर भेजेगा वो, अब यहां से भेजेगा तो इसमें लॉस तो और भी बढ़ने लगेगा, है कि नहीं। तो बेटर है कि दोनों जगह अलग अलग हम असाइन कर ले, है ना। तो मतलब ये नोट में क्या लिखेंगे आप कि इन ए 2 इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, इफ ट्रांसमिशन लॉसेस आर given, then one slack bus is sufficient to analyze both of these power system network, ठीक है। But if transmission data are missing, then 2 separate slack bus will be required, one for each power system network। समझ गए ये चीज। तो स्लैक बस ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी इतना ही है, इससे ज्यादा तो है नहीं स्लैक बस में। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वी और डेल गिवन होता है, पी और क्यू निकालना होगा, और वो पी और क्यू क्या होगा, तो एक्टिव और रिएक्टिव पावर होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे कि आइट्रेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। आप ये बोलेंगे ये बस का इतना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जनरेटर बस को और भी बस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जनरेटर बस को और भी बस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और भी बस का नाम देते हैं, ठीक है। सब बताएंगे हम आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो अब इसमें एक चीज लिख लेना, एक चीज यहां पे लिख सकते हो आप लोग कि हम क्या बताएं कि एक जो है ना, एक बस तो स्लैक बस होना ही चाहिए। तो किसी क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन के ओरिएंटेड हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर स्लैक बस के बारे में अलग से ना हो मेंशन, है ना, ऐसे तो देना चाहिए कि दैट 1 बस इज स्लैक बस और ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अगर वैसा नहीं है मेंशन, तो वन ऑफ द जनरेटर बस विल एक्ट एज ए स्लैक बस, ठीक है। समझ गए ये चीज। क्या लिखेंगे आप लोग, इफ the slack bus is not mentioned in any question or in any power system network, then take one generator bus as a slack bus। एक जनरेटर बस को स्लैक बस लेना है, जनरली द लार्जेस्ट यूनिट को हम लोग स्लैक बस लेंगे, करेक्ट है, ये समझ गया। अब आप देखें, अब हम आपको बता रहे हैं इसमें कि ऐसा होता है ना कि जैसे आप बोलेंगे कि सर ऐसे जो है ना, इतना क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, लोड फ्लो क्यों पढ़ रहे हैं, जब P और Q का फॉर्मूला हमको आता ही है ना, तो वहां से हम P और Q के फॉर्मूला से 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, डायरेक्ट आ जाएगा, है कि नहीं। आपके मन में तो ये हो सकता है, जैसे आपके मन में ये हो सकता है ना कि सर आपको पता है इस केस में
इस केस में जैसे ये वी एस एंगल डेल, ये क्या है वी आर एंगल 0, ये है क्या है जे एक्स, ठीक है। तो इस केस में पीई तो बोलेंगे आपकी सर हमको पता है वी एस वी आर बाय एक्स साइन डेल्टा, और क्यू ई भी बोलेंगे आप जो सर ये भी हमको पता है, अरे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं वी एस वी आर बाय एक्स कॉस डेल्टा माइनस वी आर स्क्वायर बाय एक्स, है कि नहीं। तो आप क्या बोलेंगे कि सर अगर सपोज करो लोड बस की बात करें हम, है ना, लोड बस की बात करें, सपोज करो ये सेकेंड बस जो है ना लोड बस है ना, तो इस केस में पी और क्यू तो गिवन होगा, तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को वोल्टेज ही तो निकालना है ना, वी और डेल ही तो निकालना है ना हम लोगों को, पी और क्यू गिवन है तो वी और डेल ही गिवन है ना। हम एक और भी आसान कर रहे हैं, सपोज करो वी एस इक्वल टू वी आर है, वी एस इक्वल टू वी आर है, तो ये यहां पे क्या होगा वी आर स्क्वायर बाय एक्स साइन डेल्टा, ठीक है, और ये यहां पे क्या होगा क्यू इक्वल टू क्या होगा वी आर स्क्वायर बाय एक्स कॉस डेल्टा माइनस वी आर स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर देखिए P और Q तो गिवन है, लोड बस पे P और Q तो गिवन है, तो हम लोगों को V और डेल्टा ही तो पता करना है, V और डेल्टा ही तो पता करना है, तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आराम से हम पता कर सकते हैं। तो लोड फ्लो पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। तो क्यों जरूरत पड़ी उसका रीजन ये है कि भाई आप ये तो यही देख रहे हैं ना कि एक सोर्स है एक लोड है, बस एक ही है ना, एक सोर्स एक लोड बस एक ही है। क्या पावर सिस्टम इतना सिंपल है, बस एक सोर्स बस एक लोड है, पूरे दुनिया में बस एक ही जनरेटिंग स्टेशन होगा और एक ही लोड होगा, ऐसा नहीं है। पावर सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ठीक है। तो उन पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इकट्ठे एनालिसिस करने के लिए, एक ही बार एनालिसिस करने के लिए हम लोग लोड फ्लो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं अब पावर का फॉर्मूला इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कैसा आता है, ठीक है। पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में पावर का फॉर्मूला कैसा आता है ये देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये इतना सिंपल तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखना अब कॉम्प्लेक्स पावर, कॉम्प्लेक्स पावर इन ए पावर सिस्टम नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स पावर इन ए पावर सिस्टम नेटवर्क, ये कैसा होगा वो देखना आप लोगों को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पावर इन ए पावर सिस्टम नेटवर्क, देखो आप ऐसे सोचो, आप अगर याद होगा सपोज करो ये हमारे पास बस है, 3 बस सिस्टम लेते हैं, ज्यादा ना लें, है ना, ऐसा करके है, ठीक है। दिस इज Y1 2 1 2 और 3 है, ठीक है। ये Y2 3 एंड Y1 3 ऐसा करके है, ठीक है। तो यहां पे सपोज करो ये I1 है, यहाँ पे ये क्या है I2 है, यहाँ पे ये क्या है I3 है यहाँ पे, और ये शंट में भी कुछ लगा रहता है, ठीक है। ये शंट में भी, शंट भी कनेक्शन होता है जो कि हम आपको बता चुके हैं, शंट में भी कुछ कनेक्शन होगा, ऐसा करके वाई बस हम आपको बता चुके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि तो I1 वाई बस जैसे देखे थे ना वाई बस मैट्रिक्स, उसी का थोड़ा सा हम रिवाइज करवा रहे हैं आपको, ठीक है। I1 I2 I3 जो देखेंगे आप, तो I1 I2 I3 क्या है, I1 I2 I3 अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये Y11 Y12 Y13 Y21 Y22 Y23, ठीक है, Y31 Y32 Y33, करेक्ट। और फिर यहां पे क्या होना चाहिए V1 V2 V3, ऐसे होगा, सिंपल सी बात। तो अब अगर देखें रैंडमली किसी भी चीज को लेके देखते हैं, सपोज करो I2 को हम देखें, है ना, तो I2 यहां पे अब क्या रहेगा, तो I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2 प्लस Y23 V3, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, है ना। I2 इज इक्वल टू, है ना, I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2 प्लस Y23 V3 हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पे आप देखो ये करंट इंजेक्शन एट बस 2 है, I2 क्या था यहाँ पे, करंट इंजेक्शन एट बस 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि दिस इज करंट इंजेक्शन एट बस 2, तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, Y2 के V के K इज इक्वल टू 1 2 कितना है 3, ऐसा लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिमिलरली ये करंट इंजेक्शन एट बस 2 है, दिस इज करंट इंजेक्शन एट बस 2 है, करंट इंजेक्शन एट बस 2 है, करेक्ट है, ये याद रखना। सिमिलरली
करंट इंजेक्शन एट एनी बस अगर हमसे पूछे, ठीक है, करंट इंजेक्शन एट एनी बस पूछे तो हम लोग कैसे करेंगे? करंट इंजेक्शन एट एनी बस अगर हम लोगों से पूछे तो हम लोग कैसे करेंगे? यहां पे करंट इंजेक्शन एट एनी बस, करंट इंजेक्शन एट एनी बस अगर आप लोग देखेंगे तो देखो आई सपोज करो ith बस की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसी से आपको देखना है। तो y यहां पे 2 है तो यहां पे 2 है, तो y i के यहां पे i है तो यहां पे i होना चाहिए, v के एंड k इज इक्वल टू 1 to n, है ना, i तो यही होना चाहिए, करंट इंजेक्शन एट बस i तो यही होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है, और भी चीज हम आपको बता रहे हैं। सपोज करिए हमारे पास ये ith बस है, ठीक है, हमारे पास ये ith बस है, यहां पे जनरेटर है वो यहां से सप्लाई कर रहा है PGI प्लस JQGI, ठीक है, JQGI। यहां से जो इधर लोड है वो लोड यहां से कितना जा रहा है? सपोज करो PLI प्लस JQLI, ऐसे है ना। तो फिर इस ith बस का, ये ith बस तो ये है ना, ith बस तो ये है, यहां पे पावर इतना आ रहा है, यहां से आउटपुट इतना जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, मिस्टेक करते हैं लोग इसमें, ठीक है। तो अब जो यहां पे जो PI और QI होगा वो क्या होता है? तो वो इस बस का पावर होता है, इस बस पे जो पावर है वो है। तो PI अगर हम लोग देखेंगे तो कितना होगा? PGI माइनस PLI, ठीक है, PGI माइनस PLI, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? इस बस पे जो पावर होगा उसको हमको कैलकुलेट करना है, तो इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, ठीक है। सिमिलरली QI अगर देखें तो QGI माइनस QLI होगा, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो अब देखो जो जैसे ये बस है, इसी को अगर हम लोग देखें, सपोज करिए इस बस का वोल्टेज है VI और यहां पे जो करंट आ रहा है वो II, तो इस बस का पावर हम लोग कैसे कर सकते हैं? VI कंजुगेट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वही चीज हमको यहां पे पता करना है, वही चीज हमको यहां पे देखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखो आई जो आया ना, आई इतना आया, इसको हम फिर से लिख ले रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा हमको लगा कि बताना चाहिए, इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है, कॉपी पे लिखना ये सब चीज। अब अगर देखें तो आई जो आया करंट इंजेक्शन एट बस आई, वो क्या आया? K इक्वल टू 1 to n YI के V के, YI के V के, K इक्वल टू 1 to n YI के V के। सपोज करो वोल्टेज एट बस I इज VI, है ना, लेट वोल्टेज एट बस I इज VI, लेट वोल्टेज एट बस I इज VI, है ना। और VI को आप कैसे लिख सकते हो? सपोज करो VI को हम ऐसा लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ VI और एंगल डेल I, करेक्ट है। YI को हम लोग कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ YI के, और सपोज करो ये क्या है? थीटा I के। समझ लो मेरी बात, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो, जैसे Y है सपोज करो 2 प्लस J या 1 प्लस J, तो √2 एंगल 45, तो सेम यहां पे मैग्नीट्यूड और कुछ एंगल, ठीक है। और फिर V के आप सपोज करो मैग्नीट्यूड ऑफ V के एंड एंगल डेल के हो गया, ऐसे हो गया। तो अब अगर हम लोगों को एपरेंट पावर एट बस I अगर हम लोगों को देखना होगा, एपरेंट पावर एट बस I, तो एपरेंट पावर एट बस I यहां पे क्या होना चाहिए? एपरेंट पावर एट बस I यहां पे क्या होना चाहिए? तो एपरेंट पावर एट बस I, एपरेंट पावर एट बस I यहां पे क्या होना चाहिए? SI इज इक्वल टू क्या होगा? VI और II कंजुगेट होना चाहिए, सिंपल, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, है ना। एपरेंट पावर V इंटू I कंजुगेट। V को कंजुगेट क्यों नहीं करते? तो V को कंजुगेट करेंगे तो एंगल भी नेगेटिव हो जाएगा, तो पावर जो जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था उससे अपोजिट आ जाएगा, मतलब जो एक्चुअल में फ्लो हो रहा है तो कैलकुलेशन में उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसलिए V को कंजुगेट नहीं करते, तो I कंजुगेट हो गया, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा PI प्लस JQI कंजुगेट, मतलब PI प्लस JQI आना चाहिए, सिंपल सी बात। अब देखो यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे देखेंगे तो आसान हो जाएगा, जैसे कि हम बता रहे हैं वैसे करेंगे तो, ठीक है। तो देखो VI कंजुगेट इज इक्वल टू PI प्लस JQI, है ना। तो अगर यहां पे ऐसा करें हम लोग,
एस आई कंजुगेट कर लें, है ना। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जब गॉस सीडल मेथड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वी आई कंजुगेट और आई आई, है कि नहीं, एस आई कंजुगेट है, ये नोटिस करो। तो ये कितना रहेगा, पी आई माइनस जे क्यू आई, है ना। अब यहां पे देखो एस आई कंजुगेट यहां पे क्या आना चाहिए, एस आई कंजुगेट यहां पे क्या आना चाहिए, तो वी आई कंजुगेट और आई आई, है ना। तो इसका मतलब यहां पे देखो वी आई कंजुगेट यहां पे क्या आना चाहिए, ठीक है। वी आई कंजुगेट यहां पे क्या आना चाहिए, वी आई ये है वी आई मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई एंगल डेल आई। कहने का मतलब इसको आप ऐसे कर सकते हैं वी आई एंगल माइनस डेल आई, ठीक है, वी आई एंगल माइनस डेल आई। और आई आई क्या है यहां पे, तो आई आई यहां से कैसे कर सकते हो, आई आई कहां गया, ये है ना, ये वाला चीज, ठीक है। तो अगर इसको आप इसको लिखो ऐसा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, k इक्वल टू 1 to n मैग्नीट्यूड ऑफ y के v के, है ना। और एंगल यहां पे कितना रहेगा, थीटा आई के प्लस डेल के, है कि नहीं, ऐसा ही रहेगा। तो बस कुछ नहीं करना, इसी को यहां पे लिख देते हैं। कैसे ये लिखे, वाई आई के का मैग्नीट्यूड वाई आई के, वी के का मैग्नीट्यूड वी के, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो एंगल क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, यहां पे आपको ऐसे कर देना है, k इक्वल टू 1 to n, है ना, वाई आई के वी के एंगल ऑफ थीटा आई के प्लस डेल के, एंगल ऑफ थीटा आई के प्लस डेल के, ठीक है। तो अब अगर देखें आप एस आई कंजुगेट, अगर आप देखेंगे तो एस आई कंजुगेट यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एस आई कंजुगेट यहां पे क्या आया, देखो यहां पे k है, k इक्वल टू 1 to n है, यहां पे i वाला टर्म है, तो मतलब k के लिए तो ये कांस्टेंट ही रहा ना, तो इसको हम अंदर आराम से लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहां पे क्या कर सकते हैं, k इक्वल टू 1 to n वाई आई के v के वी आई एंगल यहां पे क्या रहेगा, थीटा आई के प्लस डेल के माइनस डेल आई, है कि नहीं, थीटा आई के प्लस डेल के माइनस डेल आई, है ना। तो अब यहां पे देखो एस आई कंजुगेट क्या देख चुके हैं आप, एस आई कंजुगेट पी आई माइनस जे क्यू आई इज इक्वल टू, यहां पे एस आई कंजुगेट आ गया, है ना, इज इक्वल टू, यहां पे क्या कर सकते हैं, इसी चीज को लिख लेते हैं, के इक्वल टू 1 to n वाई आई के वी आई एंगल थीटा आई के प्लस डेल के माइनस डेल आई, है ना। अब अगर इसमें हम लोग इस एंगल का अगर इसमें कॉस लें तो एक्टिव पावर आ जाएगा, साइन लें तो रिएक्टिव पावर आ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर पी आई देखना है तो इसका कॉस ले लेंगे हम लोग, क्यू आई देखना है तो उसका साइन ले लेंगे, बस खत्म, बात हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या आना चाहिए, पी आई इक्वल टू क्या होगा, के इक्वल टू 1 to n वाई आई के वी आई कॉस थीटा आई के प्लस डेल के माइनस डेल आई, है ना। ये हो जाएगा पी आई एक्टिव पावर। देखो अब देखो पी क्या देखे थे, वी एस बी आर बाई एक्स साइन डेल्टा, क्या उस फॉर्म में आपको दिख रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली माइनस क्यू आई है यहाँ पे, माइनस क्यू आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, के इक्वल टू 1 to n वाई आई के वी आई साइन थीटा आई के प्लस डेल के माइनस डेल आई, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसको आप इस फॉर्मूला को देख के आपको क्या लगता है, देखो लोड फ्लो में ऐसी चीज है तो आप घबराना मत, रिलेटेड है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर डायरेक्ट ही ये फॉर्मूला देख लोगे तो लगेगा क्या भयानक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिलेटेड है, अभी तो डिराइव किया ना हम सिंपल तरीके से, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसको आप अगर नोटिस करें तो ये है नॉन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, दीज आर नॉन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, दीज है ना, नॉन लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, तो दीज आर नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन जिसको आप एनालिटिकल मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है, आराम से यहां से वैल्यू निकालो इसमें पुट कर दो, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइटरेटिव मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, आइटरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, दीज आर नॉन लीनियर इक्वेशन विच इज टू बी सॉल्व्ड by iterative method,
आइटरेटिव मेथड। क्या क्या है आइटरेटिव मेथड? तो जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो अब आइटरेटिव मेथड क्या होता है बताने, टेंशन मत लो, बेसिक तरीके से हम आपको बताएंगे। एक होता है गॉस सीडल, गॉस सीडल मेथड। देखो एक गॉस मेथड भी होता है, ठीक है, एक होता है गॉस मेथड भी, एक होता है गॉस सीडल मेथड भी। तो गॉस सीडल मेथड पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। दूसरा होता है न्यूटन रैप्सन, न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। अब न्यूटन रैप्सन और गॉस सीडल में क्या है, कुछ ना कुछ एक में कमी रह गई होगी तो दूसरा पूरा कर दे रहा है। और इन दोनों में अगर न्यूटन रैप्सन में भी अगर सपोज करो कुछ अगर कमी रह गई तो इसको फास्ट डीकपल्ड मेथड से हम लोग करते हैं इसको, ठीक है, फास्ट डीकपल्ड। लेकिन क्रैश कोर्स के लिए फास्ट डीकपल्ड हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग वो फुल कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अदरवाइज टेंशन मतलब पूछता नहीं है फास्ट डीकपल्ड में, पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो इन दो से क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि जैकोबियन मैट्रिक्स पूछा जाता है न्यूटन रैप्सन से। न्यूटन रैप्सन में पूछेगा तो जैकोबियन मैट्रिक्स ही पूछेगा, ठीक है। और गॉस सीडल में भी कुछ कुछ चीज पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है देखेंगे हम लोग। तो देखो अभी सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आइटरेटिव मेथड क्या होता है, ठीक है। आइटरेटिव देखेंगे, अगर मन करेगा तो हम आपको फास्ट डीकपल भी बता देंगे, ठीक है। उस टाइम के मन के ऊपर डिपेंड करेगा मेरा, लेकिन गेट में नहीं पूछा है वो, है ना, पूछेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर आपका मन करेगा तो पढ़ लेना, अगर मेरा मन करेगा तो हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखो आइटरेटिव मेथड क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, आइटरेशन क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स में देखना पड़ेगा, दिखाते हैं, बताते हैं हम आपको, ठीक है। आइटरेशन क्या होता है, ठीक है। आइटरेशन या आइटरेटिव मेथड, आइटरेटिव मेथड क्या होता है वो आपको देखना है। देखो ऐसा है, सपोज करिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है ना। और हमको इसका सॉल्यूशन नहीं पता, है ना। ऐसे तो पता ही है हम लोगों को एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन आप सपोज करो इसका सॉल्यूशन हमको नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, गेस करेंगे, ठीक है, कि हाँ इसके रेंज में होना चाहिए, ये होना चाहिए, हम लोग गेस करेंगे कुछ, ठीक है। तो लेट इनिशियल गेस, इसमें कुछ इनिशियली गेस करेंगे हम लोग। तो लेट इनिशियल गेस इज इक्वल टू एक्स नॉट, कुछ ले लेंगे हम लोग, सपोज करो 3 ले ले, 4 ले ले, 6 ले ले, 10 ले ले, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट इनिशियल गेस इतना है, और ये जो है ना इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं हुआ, इसका एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये भी मान के चलते हैं। तो नेक्स्ट गेस जो होगा, नेक्स्ट गेस आप ये सपोज करिए, नेक्स्ट गेस जो x1 होगा ये हो जाएगा x नॉट प्लस डेल x, ठीक है, x नॉट प्लस डेल x। मतलब हम ये मानते हैं कि x नॉट में अगर जरा सा भी ऐड कर देते ना तो एक्चुअल सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो जब एक्चुअल सॉल्यूशन आ जाता, अगर x1 इसका एक्चुअल सॉल्यूशन होता तो फिर कैसे करते हैं हम लोग, अगर इसका x1 एक्चुअल सॉल्यूशन होता fx का, मतलब क्या होता, fx1 इज इक्वल टू 0 होता, सॉल्यूशन मतलब तो यही होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब एफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 0 होता है कि नहीं। तो टेलर सीरीज यहां पे आएगा काम, ठीक है। तो एक्स नॉट प्लस डेल एक्स इक्वल टू 0 होता। तो टेलर सीरीज अब नहीं देखना है डिटेल में, बस हम जरा सा चीज आपको हम बता दे रहे हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, एफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स एफ डैश एक्स नॉट प्लस डेल एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नॉट, ऐसे ही करके आते जाएगा, ठीक है, ऐसे ही करके आते जाएगा। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इस चीज को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ये सब है हायर ऑर्डर टर्म, ठीक है। हायर ऑर्डर टर्म को आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेल एक्स इज एज्यूम्ड टू बी वेरी लो, वेरी लेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब डेल एक्स यहां पे क्या हो जाएगा, तो डेल एक्स आ जाएगा यहां पे माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट, माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट, करेक्ट है। तो अब यहां पे देखो इनिशियल गेस हमारे पास कितना था, एक्स नॉट। नेक्स्ट गेस क्या आया था, x1 क्या आया हुआ था, तो एक्स नॉट प्लस डेल एक्स नॉट, मतलब एक्स नॉट प्लस डेल एक्स, मतलब ये कितना रहेगा, एक्स नॉट प्लस डेल एक्स है ना। तो मतलब ये एक्स नॉट और प्लस डेल एक्स के जगह पे क्या है, माइनस एफ एक्स नॉट, माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट,
ठीक है। x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट, है ना। मतलब बस हो गया, इटरेशन मतलब यही है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में हम गए, जाना जरूरी था मेरे हिसाब से, ताकि आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है। तो मतलब यहां पे ये है कि x1 यहां पे क्या आया, x नॉट जो इनिशियल गेस था, ठीक है, माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है। तो अगर ये इनिशियल गेस x नॉट है तो नेक्स्ट गेस ये आया। तो अगर ये 1 है तो यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है ना। तो अगर इसका मतलब सेकेंड जो गेस होगा यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो x2 यहाँ पे कितना होगा, x1 माइनस एफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश x1 यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। सिमिलरली अगर x n देखें तो यहाँ पे एक्स एन माइनस 1 माइनस एफ एक्स एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स माइनस 1 होगा, है ना। और यही होता है आइटरेटिव का मेथड, ठीक है। इसका हम अप्लाई करके बता रहे हैं जो एग्जांपल लिए हैं उसमें, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट आपको पता है ये गेट में जो मैथमेटिक्स है ना उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, ठीक है। न्यूटन रैप्सन आइटरेटिव मेथड है ये फॉर सिंगल वेरिएबल, एक्स नॉट एक्स ही के फॉर्म में था ना, तो सिंगल वेरिएबल के लिए ये जो है ना न्यूटन रैप्सन का आइटरेटिव मेथड है। तो यही एक तरीका होता है आइटरेशन का कि आप एक कोई गेस करते हैं आप, ठीक है, कुछ गेस किए। जैसे सपोज करो लोड बस है, ठीक है, लोड बस है तो उसमें पी और क्यू गिवन होगा, पी और क्यू का इक्वेशन होगा। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप जो अननोन है उसको आप गेस कर लो। जैसे यहाँ पे एक्स को हम यहाँ पे कुछ गेस कर लेंगे, ठीक है, कुछ गेस कर लो आप, और फिर एक स्टेप तरीके से एक मेथड से उसको वैल्यू पुट करते जाएंगे तो नेक्स्ट गेस मिलते जाएगा, है ना, जो कि और एक्यूरेट होते जाएगा। कैसे देखेंगे अभी, देखते हैं अभी, ठीक है। हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 था, ठीक है। इनिशियल गेस हम क्या ले लें, x इक्वल टू 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट इनिशियल गेस x नॉट हम लोग 5 ले लेते हैं, या 10 भी, जो मर्जी। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे 10,000 कोई ले रहा है इनिशियल गेस, ठीक है, तो ये सब बदतमीजी होता है, वो मत करना, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू 5 है यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट गेस जो होना चाहिए, x1 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट, ऐसा होना चाहिए। एफ डैश एक्स नॉट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स नॉट, ठीक है। तो अब अगर यहां पे देखेंगे आप तो एक्स नॉट क्या है, 5 है, एक्स नॉट यहां पे 5 है, 5 माइनस एफ एक्स नॉट, ठीक है। तो 5 स्क्वायर माइनस 5 है ना, नहीं 9 है ना, 5 स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस 9 एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट मतलब एक्स के जगह पे एक्स नॉट पुट कर देना, तो एक्स स्क्वायर माइनस मतलब 5 स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, है ना। तो अब यहाँ पे x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो x1 यहाँ पे कितना रहेगा, 5 माइनस 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना रहेगा, 16 डिवाइडेड बाय 10, है ना। तो 5 माइनस 1.6 तो मतलब ये कितना रहेगा, 3.4। देखो अब नोटिस करो, इनिशियल गेस हम लोग 5 लिए थे, है ना, और इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन देखें तो x इक्वल टू 3 ही तो है ना सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो इनिशियल गेस हम लोग 5 लिए थे, अब नेक्स्ट गेस जो आया वो 3 के आसपास आ गया ना, 3 के आसपास आ गया। अब नेक्स्ट गेस अगर और भी लें हम लोग, अगर नेक्स्ट गेस और भी अगर लें हम लोग, तो नेक्स्ट गेस अगर और भी लें तो x2 यहां पे कितना रहेगा, तो x1 माइनस एफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश x1 है ना, यही रहेगा, x1 माइनस एफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश x1। तो x1 यहां पे कितना है, 3.4 माइनस 3.4 स्क्वायर माइनस कितना था, 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.4। ये कैसे करना है आपको पता है ना, 2 इंटू 3.4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x नॉट आ जाएगा ना, तो इसलिए हम कर रहे हैं, 2x आ जाएगा इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो मतलब x2 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो x2 आपको यहाँ पे क्या समझ में आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 3.4 माइनस, ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, याद तो नहीं है, ठीक है, देखना एक मिनट, 3.4 माइनस कितना है 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय 6.8, ये कितना आ जाएगा 0.37, 0.37। तो देखो ये अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आ गया,
ये अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आ गया ना। तो इसका मतलब देखो यही होता है आइट्रेशन। जो वो आप बोलते हैं, आपके मन में ये आता होगा ना भाई ऐसे कैसे गेस कर लेंगे हम, पावर का फॉर्मूला दिया हुआ है, पी क्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है और वी और डेल हम लोग ऐसे ही गेस कर लें, तो क्या गेस कर लेंगे? तो कुछ भी आप गेस कर लो, जनरली 1 एंगल 0 हम लोग गेस करेंगे इन केस ऑफ वी और डेल। 1 एंगल 0 हम लोग गेस करेंगे जिसको फ्लैट स्टार्ट बोलते हैं, और उसको एक प्रॉपर आइटरेटिव मेथड पे करते जाएंगे ना, जैसे इसको करते आए ना, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा हमको 2-4 आइटरेशन के बाद। जैसे यहाँ पे पहले के बाद हमको नहीं मिला, फिर दूसरे के बाद मिला हम लोग को, है ना। तो ऐसी 2-4 आइटरेशन के बाद हम लोग को एक्चुअल सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक्चुअल अननोन जो है वो मिल जाएगा हम लोगों को, है ना। तो ये था गॉस सीडल का बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। वाई बस, जेड बस सब हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो गॉस सीडल आइटरेशन मेथड और न्यूटन रैप्सन आइटरेशन मेथड दोनों पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और साइज ऑफ जैकोबियन, और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस, जिसमें हम लोग जैसे है ना जनरेटर बस को वोल्टेज कंट्रोल बस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीज स्टडी करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिजल्ट आप लोग का आना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा फिर हम लोगों को, ठीक है। थैंक यू।